दोस्तों नमस्कार, मैं हर्ष बिल्ला, क्राउन एम्बेसडर सेफ शॉप। इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो पहले मुझे सुन चुके हैं। मैं उन लोगों का भी स्वागत करना चाहता हूं जो कि आज इवॉल्व इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज करे इस वेबिनार और ट्रेनिंग का पहली बार इसको सुन रहे हैं। और सभी लोग जो आज मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपसे दो तीन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा और उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों कुछ शुरुआत से पहले मैं आपको कुछ पिछले कुछ सालों में ले जाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में तो हुई कुछ 1995 में, यानी कि 1995 में। अगर मैं विदेशों की बात करूं, अगर मैं बात करूं अमेरिका और यूरोप की, तो वो शुरुआत हुई 1970-1975 के आसपास। लेकिन जब इंडिया में इसकी शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की, उससे पहले हमारा सिस्टम ऐसा नहीं था कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, सेफ शॉप के थ्रू, उससे पहले हम वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे। दोस्तों प्रोडक्ट तो हम बहुत समय पहले से यूज कर रहे थे। पहले ये प्रोडक्ट का सिस्टम क्या था और आज ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों ये प्रोडक्ट आए, इसकी शुरुआत मल्टी लेवल मार्केटिंग की क्यों हुई, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग से पहले जो हमारा सिस्टम था वो किस तरीके से चल रहा था और आज भी वो चल रहा है। मैं उसमें एक प्रोडक्ट का एग्जांपल आपके साथ में लेना चाहूंगा सबसे पहले। और दोस्तों वो प्रोडक्ट मैं एक कोक की एक छोटी सी बोतल के ऊपर से मैं बात करना चाहूंगा। आज एक आधा लीटर की एक बोतल जो कि हम कोक की मार्केट से आप भी खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं, हम सब उसको पीते हैं। अगर मैं आधा लीटर की बात करूं तो आधा लीटर की हम बोतल लगभग 40 रुपए की हम खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों वो प्रोडक्ट जिसका हम कीमत 40 रुपए पे करते हैं, अगर मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में अगर आपको बताऊं, यानी कि जो उसकी उत्पादन, जो उसका उत्पाद हुआ, उसकी अगर मैं कॉस्ट के बारे में बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए है। लेकिन वो 4 रुपए की बोतल हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो 40 रुपए की हो जाती है। ऐसे कौन से बीच में चैनल्स हैं, ऐसे बीच में कौन से लोग हैं जो कि अपना ये मार्जिन बीच में रखते हैं और ये कॉस्ट बढ़ती रहती है। दोस्तों ये सिर्फ पेप्सी, कोक, स्प्राइट या उसमें नहीं है, ये हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हैं ये उन सब में है, उन सब में। अगर आज मैं ये सूट की बात करूं तो इस सूट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर वो 100 रुपए है तो वो मेरे तक पहुंचते पहुंचते उसका जो कस्टमर रेट हो जाता है वो लगभग 1000 रुपए का हो जाता है। अगर मैं बात करूं ये चश्मे की बात करूं जो कि मैंने पहना हुआ है, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो शायद ये होगा 200, 300 या 400 रुपए का। लेकिन जब हम इसको लेंस कार्ड से या किसी और जगह से खरीदने के लिए जाते हैं तो ये मेरे को मिलता है वहां पर और आपको मिलता है 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपए का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ, आप सब बोलेंगे कि जी हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि इसको इतना ज्यादा बढ़ा देता है? ऐसे कौन से लोग हैं बीच में जो कि इसका रेट इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं? आइए कुछ देखता हूं। आज मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, हमने एक नया एक्सपेरिमेंट करा है कि जिस तरीके से हम पहले ट्रेनिंग किसी ट्रेनिंग रूम में किया करते थे, हम किसी ऑडिटोरियम में किया करते थे, एक छोटे से हॉल में किया करते थे, आज इवॉल्व इंडिया के स्टूडियो में भी हमने स्लाइड्स के थ्रू नहीं, अपने बोर्ड के थ्रू, जिस तरीके से हम आज तक चलते आए हैं उसी के थ्रू हमने ये ट्रेनिंग की। आज हम वैसे कर रहे हैं। तो जिस बात के ऊपर में था कि ये ऐसा कौन कौन से लोग हैं जो कि 4 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाली चीज हमारे तक पहुंचते पहुंचते 40 रुपए की कैसे हो जाती है। उसमें जो सबसे बड़ा जो पहले अगर जो होता है वो होता है जी हाँ मैन्युफैक्चरर के बाद वो प्रोडक्ट चाहे वो कोई भी हो, वो जाता है C&F के पास। C&F के बाद वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है ट्रांसपोर्टर के पास। ट्रांसपोर्टर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है।
आज कोई भी प्रोडक्ट वो हमें पता कैसे चलता है, वो हमें पता चलता है जब हम उसकी एडवर्टाइजिंग देखते हैं, जब हम उसकी एड देखते हैं। वो एड हम टीवी में भी देखते हैं, वो एड हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, वो एड हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, वो एड हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, और किसी भी जगह पर वो एड भेजने का एक खर्चा बहुत बड़ा होता है। इसमें जो अगला सबसे बड़ा खर्चा वो मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद वहां से निकल के वो प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद वो प्रोडक्ट जाता है कस्टमर के पास। वही प्रोडक्ट जो यहां पर 20 रुपए का, सॉरी, जो 4 रुपए की जो चीज बनती है, जो कोक 4 रुपए की बनती है, वही प्रोडक्ट चलते चलते इन सब का बीच में मार्जिन लेते लेते एक कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जब पहुंचता है तो वो 40 रुपए का हो जाता है, वो 40 रुपए का हो जाता है। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत कहां से हुई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक नया सिस्टम आया, और वो सिस्टम कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरर से बनेगा, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से बनेगा, हम उसका कोई सीएडएफ चार्जेस नहीं देंगे, हम उसके ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूटर चार्जेस नहीं देंगे, हम उसका कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं देंगे, हम उसका एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। आज अगर मैं बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे कोक की बात कर रहा हूं, तो कोक का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, आप जब टीवी में आज देखते हैं या पहले कभी देखते थे, आज कोक के प्रोडक्ट को आए हुए आज शायद 30, 35, 40 साल हो चुके हैं, और 30-35 सालों से वो एड आए ही जा रही है। कभी उसको शाहरुख खान करता है, कभी उसको अमिताभ बच्चन करता है, कभी उसको आमिर खान करता है, और कभी बड़े बड़े स्टार्स करते हैं। और वो स्टार्स इस एडवर्टाइजिंग को करने के लिए जो अपना अमाउंट लेते हैं, वो अमाउंट जाता कहां से है? वो अमाउंट जाता है आपकी जेब में से या फिर वो मेरी जेब में से, यानी कि कस्टमर की जेब में से। वो एडवर्टाइजिंग, वो होलसेलर, वो रिटेलर, मल्टी लेवल मार्केटिंग ने कहा कि ये खर्चा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक काम करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि हमारी कंपनी सेफ शॉप मैन्युफैक्चरर से खरीदेगी और सीधा रिटेलर को देगी, और उसमें जो 70 से 80% इन सब लोगों को जाता है, वो 70 से 80% उन लोगों का ना देके, वो 70 से 80% या तो वो आपको जाएगा या वो मेरे को जाएगा, सेफ शॉप डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, सेफ शॉप एसोसिएट को जाएगा। ये मैन्युफैक्चरर से लेकर सीधा कस्टमर तक ये चीज पहुंचती है, और यही सब मार्जिन जो इन सब लोगों को दिया जाता है, वो उन सब लोगों को ना देकर वो आपकी और मेरी जेब में आता है। ये सिस्टम आया मल्टी लेवल मार्केटिंग का। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं, आज से पहले ये सिस्टम चले जा रहा था इंडिया में कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए एक दुकान लेनी जा रही थी। अगर मैं बात करूं 1960, 1970 की, तो उन दुकानों की कीमत होती थी कुछ 10, 20, 30 हजार रुपए। शायद हमारे जो माता पिता थे, हमारे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो पुराने घर लिए हुए हैं, मुझे याद है मैंने अपने घर की जब रजिस्ट्री करवाई थी, मुझे घर की रजिस्ट्री करवाई थी मैंने 2005 में, जिस घर में मैं रहता हूं, जब मैंने उसको 2 करोड़ रुपए में लगभग खरीदा था, और पुरानी चेन जब मैंने ली तो मैंने देखा कि उसी आदमी ने यही वाला प्लॉट 1977 में या 75 में वो सिर्फ 11,000 रुपए का लिया था। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली शहर में रहता हूं और मैं बात करूं रजौरी गार्डन की, मैं बात करूं करोल बाग की, मैं बात करूं चांदनी चौक की, 1970, 75 और 80 के दशक में वो दुकानें कुछ यही कीमत रखा करती थी। वो दुकानें कीमत रखा करती थी 10,000, 20,000, 30,000, या बहुत किसी की हद हो गई तो 50,000। लेकिन जब वक्त बढ़ा, जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी, तो 1990, 95 और 2000 के सन में आते आते उन दुकानों की कीमत बढ़ के करोड़ों रुपए की होगी। कितने की? जी हाँ, करोड़ों रुपए की। आज अगर मेरे पास कोई करोड़ों रुपए अगर हैं और मैं वहां पर कोई दुकान ले भी लेता हूं, तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी आसानी से चल जाए, लेकिन सबके पास तो वो करोड़ों रुपए है नहीं। आप हो सकता है कोई शिमला में बैठे हो सकता है कोई रांची में बैठा हो सकता है कोई पटना में बैठा हो, और हो सकता है कोई चंडीगढ़ में बैठा हो। कहीं की भी जो कहानी है वो लगभग बराबर सी है। आज कहीं पर आप कोई दुकान लेने जाते हैं तो उसको करोड़ों से कम में कुछ भी नहीं आता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जी हाँ, आप कहेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
दोस्तों आज वहां पर करोड़ों रुपए की ये कीमत लगाकर जो रिटेलर है वो क्या मार्जिन क्या 2%, 1% या 5% रखेगा? जी नहीं, उसका भी 25% मार्जिन हो जाता है। हमारा एक दूसरा सिस्टम बना। वो दूसरा सिस्टम में क्या हुआ कि हमारे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी शेयरिंग करूं, तो मैं आपको, आप कहेंगे कि सर आपके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि मैं अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो जहां से मुझे याद है मेरी कॉलेज लाइफ में मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, और वहां से जब मैं असली जिंदगी में आया तो मैंने ये महसूस करा कि असली जिंदगी में जो सपने हम बचपन में देखते हैं, जो कॉलेज में हम देखते हैं, वो आसान करने, वो पूरे करने इतनी आसान बात नहीं है। जब मैंने उसके लिए काम करना शुरू करा तो मैंने उसमें बहुत सारे काम करने शुरू करे। मैंने प्रिंटिंग का काम भी करा, मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी करा, मैंने कैरोगेटेड बॉक्सेस का काम भी करा, जो गत्ते के हम बॉक्स बनाते हैं, मैंने उसका काम भी करा, मैंने नौकरी भी करी है, मैंने ट्रांसपोर्ट का काम भी करा है, मैंने फैक्ट्री भी चलाई है। उन सब चीजों को आजमाने के बाद, उन सब चीजों में दाव लगाने के बाद मेरे जो सपने थे वो धुंधले से होते जा रहे थे, और मेरे को ये समझ में आना शुरू हो रहा था कि नहीं यार, जिंदगी वैसी नहीं है जैसे कि मैं सोचा करता था। और मैं क्या सोचा करता था कि यार चलाऊंगा तो बड़ी कार चलाऊंगा, पहनूंगा तो बड़ी शानदार सी राडो पहनूंगा, और बैठूंगा कहीं पर तो बड़ी शाही जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम एक वक्त मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि जबकि मुझे ऐसा महसूस होने लग गया, या मेरा माइंडसेट कहिए तो कुछ ऐसा हो गया कि नहीं यार, ये जो बातें हैं ये सपनों की बातें, और ये सिर्फ सपनों में ही ठीक लगती हैं। लेकिन दोस्तों फिर मेरी जिंदगी में सेफ शॉप आया। शायद वही मार्जिन, वही सब कुछ जो कि इन लोगों को मिल रहा था, वो मेरे को और आपको मिलना शुरू हो गया, और आज उसकी वजह से मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यही प्रोडक्ट्स मैंने लोगों को प्रमोट करने शुरू करे, मैंने लोगों को बताने शुरू करे, मैंने बिजनेस पे काम करना शुरू करा। आज मैं आपको बताऊं कि 19.5 साल हो चुके हैं मेरे को सेफ शॉप में। इस 19.5 साल के दौरान लगभग 50 लाख लोग हैं हिंदुस्तान में, जिनके के घर मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा ये प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाए गए हैं। और उसके ऊपर आज मैं 30 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। कितनी? 30 करोड़ से ज्यादा की इनकम। जो पुराने लोग हैं वो इसको शायद इतनी हैरानगी से नहीं ले रहे होंगे, लेकिन जो मेरे नए एसोसिएट, जो मेरे नए और जो आज और कुछ पिछले कुछ वक्त में जुड़े हैं मेरे भाई और बहन, वो सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी फिगर 30 करोड़ रुपए, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों हो पाता है और कैसे हो पाता है। हमारी सोसाइटी में दो सिस्टम चलते हैं। पहला सिस्टम जो हमारी सोसाइटी में चलता है वो चलता है, मैं साथ साथ में बोलता भी रहता हूं, मेरी पीठ आपको जरूर दिख रही है, लेकिन मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंच रही होगी। हमारी सोसाइटी में दो सिस्टम चलते हैं। पहला सिस्टम होता है अवर पीपल मनी, अवर पीपल एफर्ट्स। अब ये अवर पीपल मनी और अवर पीपल एफर्ट्स क्या चीज है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अवर पीपल मनी है कि हो सकता है कि मेरे मदर फादर या मेरे कोई पुश्तैनी जगह, मेरी पुश्तैनी दुकान दिल्ली में मेन बाजार में हो, चांदनी चौक में हो, रजौरी गार्डन में हो या करोल बाग में हो, और अगर वो है तो मैं अपनी जिंदगी बड़े आसानी से चला सकता हूं। लेकिन अगर नहीं है और मेरे को आज रजौरी गार्डन में अपने लिए कोई एक दुकान लेनी है, तो उसकी कीमत शायद आज 15 से 20 करोड़ रुपए। क्या हमारे पास 15 से 20 करोड़ रुपए हैं वहां पर वो दुकान खरीदने के लिए? अगर आपके पास है तो फिर तो आप जाइए वहां पर, उस दुकान को चलाइए, आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से बीत जाएगी। लेकिन अगर किसी कोई ऐसा है भी, अगर कोई ऐसा है भी कि जिसके के दादाजी एक दुकान छोड़ गए थे, दादाजी के 4 बेटे थे, 4 बेटों के भी आज बेटी बेटियां हैं, और आगे जाके वो 10, 12, 15 हो गए हैं, आज वो कहते हैं कि मेरे को एक और दुकान लेनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उनको एक दुकान और लेनी होगी जिसकी की कीमत उनको चुकानी होगी। वहां पर एक दुकान और लेने के लिए वहां पर उसकी कीमत चुकानी होगी, और वहां से कमाई करने के लिए एफर्ट्स किसको करने होंगे? एफर्ट्स भी उन्हीं को ही करने होंगे। इस सिस्टम को कहते हैं अवर पीपल मनी, अवर पीपल एफर्ट्स। हाँ, मैं यहां पे लिख रहा हूं।
मैंने लिखा है अवर पीपल मनी अवर पीपल एफर्ट, यानी कि एक ऐसा ऐसा बिजनेस जहां पर कि हम पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद वहां पर मेहनत भी हम करते हैं और वहां से जो कोई कमाई होती है वो हमारी होती है। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, वहां पे मैं जाता हूं द्वारका में 2 करोड़ रुपए की वो दुकान लेता हूं, वहां पे 2 करोड़ रुपए का माल डालता हूं, वहां पर मैं सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूं, रात को 9 बजे तक उस दुकान में मेहनत करता हूं और उसके बाद वो जो इनकम होती है वो मेरी होती है। ये सिस्टम है कौन सा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अवर पीपल मनी अवर पीपल एफर्ट्स। लेकिन जो हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो सिस्टम चलता है वो दूसरा चलता है। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि 30 करोड़ रुपए की इनकम मैं यहां से कर चुका हूं। अगर मेरे पास कोई दुकान होती या मेरे पास ये होता तो ये 30 करोड़ रुपए की इनकम मैं सारी जिंदगी में नहीं कर सकता था। लेकिन मैं जिस पैटर्न के ऊपर काम कर रहा हूं उस पैटर्न को कहते हैं अदर्स पीपल मनी अदर्स पीपल एफर्ट। जी हां, याद रखिए कौन सा, अदर्स पीपल मनी अदर्स पीपल एफर्ट। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। others people money others people efforts। ये क्या है? मैंने इस बिजनेस में जब शुरुआत करी थी तो मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, उस प्रोडक्ट के लिए मैंने कुछ लगभग 7-8 हजार रुपए पे करे थे। वो 7-8 हजार रुपए पे करने के बाद क्या इस बिजनेस में मैंने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करी? जी नहीं, मैंने इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैंने ये प्रोडक्ट अपनी और अपनी टीम के थ्रू लोगों तक पहुंचाए, इसको प्रमोट करना शुरू करा और घर घर तक मैंने इस प्रोडक्ट को पहुंचाया। मेरी वहां पर मेहनत लगी, मेरे एफर्ट्स लगे, मेरी टीम को बढ़ाने में, मेरी टीम की सेल्स करने में मैंने उसकी मदद करी। अदर पीपल मनी, जो लोग आए उसमें से बहुत सारे लोग आप यहां पे सुन रहे हैं, आप आए, आपने अपने लिए प्रोडक्ट लिया, क्या मेरा उसमें कोई पैसा दोबारा से लगा? जी नहीं, मेरा उसमें कोई भी पैसा दोबारा से नहीं लगा। इसको कहते हैं अदर पीपल मनी और अदर पीपल एफर्ट्स। क्या अगर मैं अकेला इस जिंदगी में 50 लाख लोगों के घर तक इन प्रोडक्ट्स को, सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स को अगर मैं पहुंचाने की कोशिश करता तो क्या मैं जिंदगी में ऐसा कभी कर पाता? जी नहीं। 50 लाख लोगों तक घर पहुंचाने की बात तो छोड़िए, वो 50 लाख लोग सोचने की भी मेरे में क्षमता नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स पहुंच पाए तो इसको कहते हैं नेटवर्क की ताकत। ये नेटवर्क की ताकत की वजह से ही ये प्रोडक्ट्स उन तक पहुंच पाए। ये नेटवर्क की ताकत की वजह से ही आज मेरी इनकम 30 करोड़ से ज्यादा की हो पाई है। ये जो सिस्टम है अदर्स पीपल मनी अदर पीपल एफर्ट, ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में जितने भी लोग रईस हुए हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर हुए हैं वो इसी पैटर्न पे हुए हैं। जिसमें कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी की, जी हाँ, मुकेश अंबानी हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम है जो कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आज अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी भी अवर पीपल मनी अवर पीपल एफर्ट के काम नहीं कर रहा है। जी हाँ, वो ये अवर पीपल मनी अवर पीपल एफर्ट का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब कंपनी की शुरुआत करी रिलायंस इंडस्ट्री, तो क्या पैसा अपना लगाया था? जी नहीं, पैसा उन्होंने अपना नहीं लगाया। पैसा कहां से आया? पैसा आया लोगों से। उन्होंने उसके बदले में शेयर दिए, उन शेयर से रिलायंस इंडस्ट्री के पास पैसा आया। पैसा अपना नहीं था, लोगों का ही पैसा था। और अवर पीपल एफर्ट्स, क्या सारा का सारा उनका परिवार का था? जी नहीं, उनके पास भी यही सिस्टम पे काम करते हैं। अदर पीपल मनी, लोगों से पैसा इकट्ठा करा। अदर पीपल एफर्ट्स, आज का मुकेश अंबानी काम करते हैं? जी नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री में लगभग 3 से 4 लाख लोग काम करते हैं। वो जो काम करते हैं 3 से 4 लाख लोग, उनके एफर्ट की इनकम मुकेश अंबानी को मिल रही है, तभी आज वो इतना बड़ा एम्पायर इकट्ठा कर पाए हैं। और सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं, आप जितने भी लोगों का, बड़े से बड़े लोगों का नाम उसमें ऐड कर लीजिए कि टाटा, अदानी, अंबानी और जितने भी रईस, चाहे आदित्य बिरला की बात कर लीजिए, चाहे रेमंड्स की बात कर लीजिए, या किसी भी मालिक की बात कर लीजिए, जो आपको टॉप रईस मिलेंगे, जो सबसे रिच आदमी मिलेंगे, वो हमेशा इसी पैटर्न पे काम करते हैं।
अदर्स पीपल मनी, अदर्स पीपल एफर्ट। ये सिर्फ आप नहीं, ये सिर्फ हम नहीं, असली जो रिचनेस है वो इसी से ही आ सकती है। अगर आज आपके पास पैसे हैं भी, आप एक दुकान ले सकते हैं, एक दुकान के बाद दूसरी दुकान ले सकते हैं, पर दूसरी दुकान पे मेहनत करने के लिए लोग भी तो चाहिए। जो असली वो है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि एक्चुअली इतना सारा पैसा आपके पास ही कैसे आया, इतनी बड़ी इनकम आप यहां पर कैसे कर सकते हो, तो मैं उनको सिर्फ यही चीज बताता हूं कि पैटर्न ये है कि जो कि आपको इतनी बड़ी इनकम दे सकता है। दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने कि आज मेरी जिंदगी बदल दी है। आज मेरी नहीं, लाखों लोग, मैं सिर्फ यहां पर अपनी कंपनी की बात नहीं करूंगा, मैं लाखों लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को बदला है। ये इनकम आप बहुत बड़ी कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। बहुत से लोग ये वाली बात कहते हैं कि हर्ष सर और दीपक सर बड़े मुकद्दर वाले हैं, जिनको की सेफ शॉप 2000 में ही मिल गई। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, और जिन लोगों को नहीं भी पता, मैं आज उनको भी बताना चाहता हूं कि 14 दिसंबर सन 2000 में हमारी कंपनी की शुरुआत हुई, और 14 दिसंबर सन 2000 को ही मैंने और दीपक सर ने कंपनी के साथ शुरुआत करी थी। यानी कि अगर पहली ज्वाइनिंग की बात करें तो वो हर्ष बिल्ला और दीपक बिल्ला ही थे इस कंपनी में। हमने जब इस कंपनी की शुरुआत करी तो उस टाइम पे काम आसान नहीं था। आज जब बहुत बड़ी इनकम की बात आती है, जब बहुत बड़ी टेस्टिमनीज की बात आती है, हो सकता है कि आज आप फ्रेशर लेवल पर हो और आप किसी को जब प्लान दिखाते हैं कि पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 8, 16, 32, 64 ये प्लान आप दिखाते हैं वेबिनार के थ्रू, तो लोग पूछते होंगे आपसे कि आपकी क्या अचीवमेंट है, आपकी क्या इनकम है। हो सकता है आप अपने बारे में ना बताते हो, पर हो सकता है आप बड़े सारे सीनियर्स के बारे में बताते हो कि ये हमारे सुबोध सर हैं जिन्होंने कि 2.5 करोड़ रुपए का घर यहां से लिया है, ये हमारे पांडा सर हैं जिन्होंने कि 80 लाख रुपए की रेंज रोवर ली है, ये हमारे अमित सर हैं जिन्होंने यहाँ से ऑडी खरीदी है, ये हमारे मान सर हैं जिन्होंने कि यहाँ से इतनी इनकम करी है, यहाँ से इसूजू की गाड़ी खरीदी है, ये हमारे अजय सर हैं जिन्होंने कि यहाँ पे गाड़ी ली है। आप शायद मेरे बारे में और दीपक सर के बारे में बताते हो, आप ये बताते होंगे, लेकिन इस बिजनेस में आपको स्ट्रगल करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2001 में ज्वाइन हो गया था तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और कोई 2020 में ज्वाइन करेगा तो उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस बिजनेस में मैंने और दीपक सर ने भी बहुत स्ट्रगल करा है। इतना स्ट्रगल करा है कि अगर मैं उनके बारे में, उनकी कहानियों के बारे में मैं आपको बताना शुरू हो जाऊं कि क्या क्या काम हमने करे हैं, तो शायद पूरी रात बीत जाएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को आज याद आती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रगल हैं जो कि मेरे को याद आते हैं, जिनके बारे में कि मैं आज आपको जरूर बताना चाहूंगा। वो मैं आपको इसलिए भी बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार हम काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक ऐसा वक्त था कि जबकि मैं कई सारे शहरों में गया, लोग तो यहां पर आपको झूठे मूठे वादे कर देते होंगे, मेरे साथ तो कुछ ऐसी ऐसी स्टोरियां हुई हैं जिसको कि मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं इस पे अगर मैं शुरुआत करूं आज अपने स्ट्रगल की, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि शायद आज तो हमारा वो बोलना उतना ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन जब हम फ्रेशर लेवल पे थे तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे से हमारी सेफ शॉप की जर्नी शुरू हो जाती थी, और वो रात को कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे और कभी 2 बजे खत्म हुआ करती थी। दोस्तों, जो प्लान आज हम शो करते हैं, जो वेबिनार में हम आज देखते हैं, हमारा गला बिल्कुल नहीं सूखता है, हमें बोलने में ताकत नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जब शुरुआत के दिन थे, जब मेहनत करनी शुरू करी थी, तो ना तो ये कोई वेबिनार था, ना कोई सेमिनार था। वो हम किसी को भी जब प्लान शो किया करते थे तो वो पेपर पेन के ऊपर गोले बना के शो किया करते थे। कुछ इस तरीके से किया करते थे कि वो पेपर के ऊपर हम बताते थे कि यहाँ पर आप होंगे, यहाँ पर आपकी वो 2 सेलें आएंगी, ये 2 लोग आपकी ये 2 करेंगे। फिर हम वहां पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, हम वहां पर अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताते थे। सुबह से लेकर रात तक ऐसे पता नहीं कितनी बार हम प्लान देते थे। रात को जब मैं और दीपक सर डिस्कस किया करते थे तो ये डिस्कस किया करते थे कि आपने कितने प्लान शो करे, और मैं पूछता था कि दीपक जी आपने कितने प्लान शो करे। हमारी एवरेज बात होती थी कि मैंने आज 10 करे, मैंने आज 11 करे, मैंने आज 12 करे और मैंने आज 13 करे। जी हाँ, अगर किसी को प्लान बताने में अगर 45 मिनट से 50 मिनट लग रहे हैं तो दिन के 10-10 बार प्लान शो करे हैं।
मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे मेरे को एक आदत हुआ करती थी एक बैग रखने की, और उस बैग के अंदर मैं ग्लाइकोडिन की एक शीशी रखा करता था, अपना एक कप सिर्फ होता था, क्योंकि बोलते बोलते जब गले में दर्द होना शुरू हो जाता था तो उस टाइम एक हल्का सा एक कप सिर्फ का वो लेता था जिससे कि गले में आराम मिल जाए। वो दिन वो मेहनत करी है तो आज ये इनकम इतनी बड़ी है। अगर मैं आपको एक दिन की बात बताऊं कि आज आप बड़े सारे लोगों को पता होगा कि हमारे ऑफिस का एड्रेस A3/24 जनकपुरी में है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने कि उस ऑफिस को देखा भी होगा। शाम को 7 बजे की बात है, हमारी एक डाउनलाइन ने एक मीटिंग एक फिक्स करी हमारे लिए और बोला कि सर गेस्ट ना 8 बजे तक आ जाएगा। 8 बजे हम अपनी तैयारी करके बैठे हुए थे और 8 बजे जब उसे पूछा कि यार गेस्ट आ रहे हैं तो उन्होंने कहा सर वो 9 बजे तक आएंगे। 9 की जगह 10 बज गए, 10 की जगह 11 बज गए, 11 की जगह 12 बज गए और वो गेस्ट नहीं आए। वहां पर जब हमने उनको मना करा कि अब 12 बज गए अब गेस्ट नहीं आएंगे तो मैं और दीपक जी अपने घर चले गए। जब हम घर गए और वहां पर रात को लगभग 1-1:30 बजे उस एसोसिएट का फोन हमारे पास आ गया कि सर वो गेस्ट ना अब आ गए। यार रात को 1:30 बजे आ गए गेस्ट, क्या सर आ गए हैं और बड़ी दूर से आए। मुझे याद नहीं आज वो कहां से कह रहा था, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि कहीं वो 20-30-40 किलोमीटर से आए थे। दोस्तों रात को 1:30 बजे मैं और दीपक जी अपने स्कूटर पे, मैं ये वाली बात भी जरूर बताना चाहूंगा, अपने स्कूटर पे। आज लोग हमको ऑडी में देखते हैं, लोग हमारे को बड़ी सारी गाड़ियों में देखते हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास एक नीले रंग का एक स्कूटर हुआ करता था जिस स्कूटर का नंबर होता था DL4S8532। आप अगर मनोज शर्मा जी से बात कर लेंगे तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि हमको उस स्कूटर के ऊपर देखा हुआ था। जब तक मान साहब हमारे बिजनेस में आए तब तक हमने यहां से एक मारुति कार ले ली थी, लेकिन मनोज शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इस बिजनेस में लगभग दिसंबर जनवरी सन 2001 में हमको स्कूटर में देखा हुआ है। दोस्तों रात को 1:30-2 बजे जब उस एसोसिएट का फोन आ गया कि मेरे गेस्ट अभी यहाँ पर आ गए हैं तो मैं और दीपक जी अपने स्कूटर पे बैठकर ऑफिस आए। जो ऑफिस का गेट था वो बंद हो चुका था, गार्ड वो ताला वाला लगा के चला कहीं पे अपने घर चला गया था, लेकिन उस वक्त हम ये भी कर सकते थे कि अपने गेस्ट को और अपने एसोसिएट को ये कह सकते थे कि नहीं भाई अभी तो बहुत देर हो गई है और हम अभी नहीं दिखा सकते, प्लान अभी शो नहीं कर सकते। लेकिन वो दोस्तों एक ऐसा जोश और एक ऐसा जुनून ये सर पे सवार हो रखा था कि हमने जो रोड के बीच में एक जगह होती है छोटी सी जहां पे स्ट्रीट लाइट लगी होती है, वहां पर बैठ के स्ट्रीट लाइट के नीचे हमने उनको रात को 2 बजे से लेकर और 3 बजे तक उस प्लान को शो करा था। वो प्लान शो करा था और वो सेल भी आई थी। दोस्तों वो मेहनत करी है, वो स्ट्रगल करा है तो आज यहां पर है। ऐसी अगर मैं आपको बात बताना शुरू करूं तो हमारी यहां पर जैसे भी बातों में मेरी बात निकल कर आई कि जब हमने यहाँ पर स्कूटर में आए थे और पहले कुछ दूसरे महीने में ही हमने यहाँ से एक मारुति कार परचेज करी थी। वो मारुति कार हमने 1,30,000 रुपए की यहाँ से परचेज करी थी। जी हाँ 1,30,000 रुपए की। आज शायद 1,30,000 रुपए की कीमत नहीं रह गई और 1,30,000 रुपए की बात करते इतना ज्यादा मजा नहीं आता हमारे मुंह से, लेकिन उस टाइम पे जब हमने ये मारुति कार ली थी तो सच्चाई आपको बता रहा हूं कि वो पहली हमारी एक बड़ी अचीवमेंट थी और आज भी मेरी नजरों के सामने है। मुझे आज भी वो चीज याद आती है कि जिस दिन हमने वो मारुति कार खरीदी थी। दोस्तों वो मारुति कार को इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने पहले 1 साल में 70,000 किलोमीटर चलाई थी। कितनी? 70,000 किलोमीटर। जी हाँ, बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, कोई गाड़ी 70,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर नहीं चल सकती, क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा है कि हम स्कूटर बाइक या कार जो भी चलाते हैं वो तो 1 साल के अंदर सिर्फ 5,000 6,000 या 7,000 चलती है। ये 70,000 कैसे कह दिया सर, तो शायद 7,000 कह रहे होंगे। जी नहीं, मैं अपना बिल्कुल सोच समझ के कह रहा हूं कि वो कार हमने पहले 1 साल के अंदर 70,000 किलोमीटर चलाई थी और कोई भी ऐसा शहर हमारे आसपास क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था जहां पर कि हम वो कार लेकर के नहीं गए थे। कुछ ऐसा होता था कि मैं यहां से गया चंडीगढ़ में हमने सेमिनार करा और रात को मैं वापसी आ गया। रात सुबह गए, सारा दिन वहां पर काम करा, रात को वहां से 10 बजे चले और सुबह कुछ 3-4 बजे के आसपास हम घर पहुंच गए। मैं घर आके सोया, दीपक जी ने वही कार उठाई
और वो कार उठाने के बाद वो चले गए जलंधर, वो चले गए जयपुर, वो चले गए आगरा, और ऐसे करते करते काम करते करते ऐसा जुनून सवार हुआ था कि हमने वो अपनी कार 1 साल के अंदर 70,000 किलोमीटर चलाई। जी हाँ, 70,000 किलोमीटर। अब बात अभी निकल कर आई कि मैंने उस कार से मैं चंडीगढ़ गया था। अब जब चंडीगढ़ की बात आई तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि लोग आज कहते हैं कि सर लोग ना धोखा दे देते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ करेंगे और हाँ करने के बाद वो ज्वाइन नहीं करते हैं, वो धोखा दे देते हैं। दोस्तों जितने धोखे मैंने खाए हैं ना उतने किसी ने नहीं खाए होंगे, या मैं कहूँ कि जितने धोखे मैंने और दीपक जी ने खाए ना उतने किसी ने नहीं खाए होंगे। और धोखे हमने कोई छोटे मोटे नहीं खाए, बड़े बड़े धोखे खाए। 2001 में मेरे एक एसोसिएट के थ्रू एक सेल आई, मुझे नाम याद है, मिस्टर संजीव थे और वो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। दोस्तों मैंने उनको बिजनेस बढ़ाने की बात करी और उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप चंडीगढ़ आ जाओ और वहां तो सेलों की लाइन लग जाएगी। दोस्तों मेरे उनके साथ चंडीगढ़ का एक टाइम फिक्स हुआ। एक चंडीगढ़ शताब्दी चलती है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2001 की। चंडीगढ़ शताब्दी चलती है जो यहाँ से लगभग 5:30 बजे चलती है और 7:45 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुंचा देती है। दोस्तों मैं यहाँ से सुबह शायद अपने 3-3:30 बजे उठा हूँगा, तैयार होकर, ट्रेन का जमाना था, आज तो मेरे को ट्रेन में बैठे बहुत वक्त हो गया, लेकिन उस टाइम पे कहीं पर भी जब आना जाना होता था तो वो ट्रेन से या कार से ही होता था। वो किस्सा मेरे को याद है कि मैं ट्रेन से गया था चंडीगढ़ संजीव जी से मिलने के लिए। 3:30 बजे मैं उठा, मैंने तैयार होकर लगभग 4:30 बजे मैं टैक्सी से स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। और जब मैं टैक्सी में बैठा हुआ था तो मैंने संजीव जी को फोन करा कि संजीव जी मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ और मेरी जो ट्रेन है वो 7:45 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। और संजीव जी ने मेरे को ये कहा कि सर आपको मैं लेने के लिए स्टेशन आ रहा हूँ, चंडीगढ़ में आपको मिलूंगा। दोस्तों मैं यहां से चंडीगढ़ पहुंचा और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मैंने वहां से उनको फोन मिलाया तो उनका फोन स्विच ऑफ। मेरे दिमाग में आया कि शायद बैटरी डाउन हो गई होगी, तो वो आ रहे होंगे मेरे को लेने के लिए। मैं वहां पर ट्रेन से उतरा क्योंकि मैंने उनको वो बोगी नंबर दिया हुआ था कि इस बोगी नंबर के बाहर मैं खड़ा हूंगा और मैं उनको फोन मिलाया जा रहा हूं। लगभग 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, मैं वहां पे उनका इंतजार कर रहा। मैं ये सोच रहा कि शायद कहीं फंस गए होंगे और अभी आ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, वो कहीं फंस गए होंगे और नहीं आ पाए। दोस्तों मैं चंडीगढ़ पहली बार ही गया था अपनी जिंदगी में। मैंने वहां से फिर कुछ अरेंजमेंट करा और जाकर मैंने एक होटल में एक कमरा ले लिया और मैं इंतजार करता रहा कि अभी उनका फोन आएगा और वो मेरे को मिलेंगे। दोस्तों वो सारा का सारा दिन उनका फोन नहीं आया। मैं अगले दिन भी वहां पर रहा, उनका फोन नहीं आया और जो उनका फोन स्विच ऑफ था वो स्विच ऑफ ही रहा। वो फोन स्विच ऑफ ही रहा। लेकिन वो तो नहीं मिले, मेरे को चंडीगढ़ में कुछ और लोग मिल गए। मैंने उनकी सेल निकाली, मैंने उनके साथ काम करना शुरू करा, जिससे कि मेरे को बहुत बड़ा नेटवर्क मिला। धोखा भी मिलेगा, लोग ऐसे भी होंगे जो आपको चीट करेंगे, जो कि आपको धोखे देंगे, पर उन धोखों के साथ आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका साथ भी देंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। दोस्तों मैं कहानी कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। मैं साथ में एक घूंट पानी जरूर पी लेता हूं। मैं कहानी कभी नहीं भूलूंगा कि मैं और दीपक जी, शायद सन मेरे को याद नहीं है, लेकिन हम दोनों बनारस जा रहे थे। जब बनारस जा रहे थे तो हमारे को थोड़ी सी इनकम हो गई थी, मतलब बात पहले साल 2 साल की है। हमको थोड़ी सी इनकम हो गई थी तो हम सेकंड एसी ट्रेन में जा रहे थे। जब हम सेकंड एसी ट्रेन में जा रहे थे तो वहां पर हमारे एक ट्रेन में जैसे होता है ना, बड़े सारे साथी आपको मिलते हैं। जब वो साथी मिलते हैं तो बात होनी शुरू हो जाती है और उस टाइम पे जुनून सवार था अपने सेल निकालने का। तो यहां से ट्रेन में जाते जाते ही हमने एक आदमी को बिजनेस प्लान दिखाया, उसकी सेल हमने वहीं पे ट्रेन में ले ली। वो कुछ दिन ऐसा था कि आज हम बनारस जा रहे हैं और कल शाम की हमारी वापसी है। तो उस व्यक्ति को जब हमने सारी चीजें बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी एक काम करिए, कल शाम की जो जाने की ट्रेन है वो आप कैंसिल करवाइए और आप फिर बाद में चले जाना, इस दौरान आप मेरे साथ पे काम कीजिए। दोस्तों हमने जाने की ट्रेन की टिकट उस टाइम कैंसिल करवा दी और कैंसिल करवाने के बाद हम वहां पर थे, हम उन लोगों के घर पहुंचे तो बस उन्होंने धोखा देना शुरू कर दिया।
उन्होंने वही गोलियां देनी शुरू कर दी, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को वो गोलियां मिलती होंगी और वो देख रहे होंगे। वो गोलियां उन्होंने देनी शुरू कर दी और उसके बाद वो हमको मिलेंगी। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मैं जबलपुर गया, जी हाँ, मैं जबलपुर की कहानी जरूर आपको बताना चाहूंगा। अजय पिल्ले जी जबलपुर के रहने वाले हैं। सन 2001 में जबलपुर में अजय पिल्ले जी को ज्वाइन करवाने नहीं गया था। मैं जनवरी फरवरी 2001 में जबलपुर में गया था और उस टाइम मैंने बड़े सारे लोगों को प्लान दिखाया और उस टाइम पे मैंने एक ऐसे एक व्यक्ति को भी प्लान शो करा, जिसका कि मैं यहां से नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि आज वो हमारे ही कंपनी के नेटवर्क में मेरे पैरेलल में है। मैंने उनको वहां पर वो प्लान शो करा। मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, 25 साल की लगभग मेरी उम्र थी, और उनका जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बड़ा था। वो मेरे को, मैं जब उनको प्लान बताना शुरू करा सेट शॉप का, तो उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने टोटली मेरे को देखते ही, मेरी बातें सुनते ही मेरे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या उसके बावजूद भी मेरा नेटवर्क बना? जी हाँ, बहुत अच्छा बना। लाखों लोग हैं जो कि मेरी तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही चीज यहां से एक बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर किसी ने अचीवमेंट करी है, किसी ने कोई भी अचीवमेंट करी है, तो उसके पीछे उसने बहुत मेहनत भी करी है, उसने बहुत स्ट्रगल भी करा। दोस्तों, मैं पहले 1 साल की ही बात आज आपसे करूंगा, मैं आज की बात नहीं करूंगा। मेरे को बिजनेस में 1 साल ही हुआ था। बड़े अच्छे रिजल्ट मिले जा रहे थे। चेक 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख चेक बन गया था। एक हफ्ते का 1,73,000 रुपए। कहते हैं कि जब बिजनेस में ऐसे चेक बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि कैपिंग है क्या 2 लाख रुपए की, ये तो ऐसी मैं अगले हफ्ते ही अचीव कर लूंगा। लेकिन ये बिजनेस है, इसमें बिजनेस ऊपर जाता है तो बिजनेस नीचे भी जाता है। इस बिजनेस को नीचे की भी वो लगता है। जब ये बिजनेस ऊपर जा रहा होता है तो ऐसा लगता है कि कैपिंग है क्या, और उस टाइम मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था कि आज इस हफ्ते का मेरा चेक 1,73,000 का बना है, तो कैपिंग है क्या, ये कैपिंग तो अगले हफ्ते ही लग जाएगी। लेकिन फिर कुछ गलतियां होनी शुरू हुई। वो 1,73,000 से जो चेक है वो गिरते गिरते 1,50,000, 1,50,000 से 1 लाख, फिर 50,000, फिर 25,000, और वहां से गिरते गिरते वो हफ्ते का 5,000 का रह गया। दोस्तों, जब वो 5,000 का रह गया तो उस टाइम हमको दोबारा से बैठना पड़ा। हमारे को रजत सर के साथ बैठना पड़ा और ये पूछना पड़ा कि हम कहां गलती कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा चेक जैसे जैसे बढ़ता रहा, तुम बेसिक्स भूलते रहे। लेकिन आज वो वक्त दोबारा से आ गया है जहां पर कि तुम्हें बैक टू द बेसिक्स फिर आना पड़ेगा। वहां से हमने शुरुआत करी लोगों को सिखाने की। उससे पहले हम क्या गलती कर रहे थे कि हम सीख रहे थे और काम करे जा रहे थे। वहां से हमने शुरुआत करी, वहां से हमको समझ में आई कि जो चीजें हमने सीखी वो हमने अपनी टीम को भी सिखानी है। सिर्फ मेरे ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा, मेरे सभी एसोसिएट तक ये ट्रेनिंग पहुंचनी बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरे को वेबिनार नहीं अटेंड करना, मेरे को अपनी टीम में हर एक एसोसिएट, हर एक गेस्ट तक इस वेबिनार को पहुंचाना होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जब हमने वहां से सीखी, तो सीखने के बाद हमको ये पता चला कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कैसे कैसे और बिजनेस को इंप्रूव करना है। हमने वो करनी शुरू करी। तो आज मैं 4 आईडी से कैपिंग पर हूं। महीने की 32 लाख रुपए की मेरी यहां से इनकम है। अचीवमेंट बहुत सारी है, अभी अचीवमेंट की बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा आपसे। लेकिन आप भी यहां से वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी इनकम है जिसके बारे में कि आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स भी हैं जिसके बारे में कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोगों में मैं बात करूं कि मैं उन लोगों को भी यहां पर उन लोगों की भी मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो कि हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी पैटर्न पे चले जा रहे हैं जिस पैटर्न पे वो शुरू से चल रहे हैं। उनको भी आज थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। और बदलाव करने की जरूरत किस चीज में है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बताना शुरू करता हूं। हम आज तक जो अपनी इनकम करे जा रहे हैं, जो मेरी आदत में भी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये मेरी आदत में नहीं है, ये मेरी आदत में भी है कि हम जो बात करते हैं वो बात अपनी सिर्फ जो बाइनरी इनकम की है, हम उसकी बात करते हैं। वो इनकम जो कि हमको
हमारे एफर्ट के थ्रू और हमारी टीम के एफर्ट के थ्रू मिलती है, जिसको कि हम कैपिंग कहते हैं हफ्ते की 2 लाख की। वो 2 लाख की तो एक कैपिंग है ही, लेकिन उस 2 लाख के साथ में हम एक 2 लाख रुपए की कैपिंग और भी अचीव कर सकते हैं। और वो कौन सी इनकम है? वो है रीपरचेज के ऊपर इनकम। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रीपरचेज में लिए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज एमआरपी और जिनका की प्राइस एमआरपी का कुछ और है और सेल शॉप प्राइस कुछ और है। दोस्तों, ये एक ऐसी इनकम है जिस इनकम से हम अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस इनकम को कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक इस इनकम के ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। आज मैं इस वेबिनार के थ्रू उस इनकम के ऊपर भी आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये दोस्तों वो इनकम है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की एमआरपी माइनस एसएसपी सेल शॉप प्राइस की इनकम है। आज मैं आपको बताऊं कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात कही कि घर पे थे और बड़ा कुछ खाया पिया, वेट बढ़ गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने तो इस लॉकडाउन के दौरान अपना वेट रिड्यूस करा है। अगर मैं अपने ये थोड़े से पुराने सूट को देखूं तो ये मेरा काफी खुला सा हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने घर पे रहते हुए या आदत डाल ली कि मैंने हमारा जो नोनी जूस है उसको दिन में 3 बार मैंने लेना ही लेना है। जी हाँ, उसके साथ में मैंने थोड़ी सी डाइट कंट्रोल तो करी, लेकिन मैंने दिन में 3 बार उस नोनी जूस को कंज्यूम करना शुरू करा। और उसका मैं आपको बताऊं कि मेरी बॉडी में बड़ा ही जबरदस्त असर हुआ है। मेरा जो एनर्जी लेवल है वो पहले से इंप्रूव हो गया है। मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है। जो सारा दिन में एक एनर्जी लेवल, शाम को अगर आप सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और 6 बजे उठ के मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, उसके बाद तैयार श्यार होकर 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस के काम शुरू कर देता हूँ। अगर जैसे हमारी ये ट्रेनिंग शाम को 7 बजे की हमारी ये ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा एनर्जी लेवल है वो बड़ा अच्छा रहा है। और उसके साथ जो मेरे को सबसे बड़ा फायदा हुआ है नोनी का, वो ये हुआ है कि मेरा जो वेट है जो कि इन दिनों में बढ़ना चाहिए था, वो मेरा वेट बढ़ा नहीं बल्कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। ये इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा मेरे को हुआ है। मैं इस प्रोडक्ट को आपको एक बात बताऊं कि मैंने पहले तो एक ले लिया, मैं बात बता रहा हूं आज से 1.5 साल पहले की। मैंने इस नोनी जूस को पहले एक बॉटल ली, वो एक बॉटल शायद मेरी कुछ मैंने कंज्यूम करी और कुछ मेरी खत्म हो गई। घर वालों ने, बीवी बच्चों ने वो लिया नहीं। लेकिन अब मैंने इसको रेगुलर बेसिस पे कंपनी से रीपरचेज करना शुरू करा है। और उस रीपरचेज में बहुत सारी चीजें जो कि आपने भी लेनी शुरू करी है, उस रीपरचेज की इनकम भी हमको मिलती है। और ये बहुत बड़ी इनकम है। ये एक ऐसी इनकम है जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। उसमें जो पहले इनकम मिलती है वो मैंने आपको बताया, वो इनकम है एमआरपी माइनस एसएसपी की। यानी कि जब आप नोनी को प्रमोट करते हैं, जब आप लोगों को देते हैं, तो उसमें आपको वो वाली जो इनकम है वो मिलती है। ये 10%, 20% और किसी किसी प्रोडक्ट में 30% की भी इनकम है ये वाली। और दूसरी चीज, इसमें जब आप किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, किसी चीज को मैं कंज्यूम करता हूं, तो वही उसी के ऊपर हमको बाइनरी में वो इनकम मिलती है। वो इनकम मिलती है रीपरचेज इनकम। ये इनकम तब होगी हमारी जब ऐसे प्रोडक्ट हम अपने पास रखेंगे। सपोज आज मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी इसी लॉकडाउन के दौरान 1 लाख रुपए की रीपरचेजिंग अपनी आईडी के थ्रू करी। मेरे बहुत सारे लोग उस नोनी प्रोडक्ट को देख के, हमारे आंवला तुलसी को देख के, हमारे एलोवेरा जूस को देख के, रीलोडेड को देख के, मल्टी डाइट को देख के, हमारे वे प्रोटीन को मुझसे ले जा चुके हैं। लेकिन वो ले जाएंगे कब? जब ये प्रोडक्ट मेरे पास या आपके पास पड़े होंगे। दोस्तों, इसको आप ये देकर अपनी रीपरचेज इनकम को भी कर सकते हैं। और साथ में एक गलती जो मुझसे हुई है, एक गलती जो कि मुझसे हुई है, जो मैं आगे से नहीं करने वाला, और बहुत सारे मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जिन्होंने शायद वो गलती करी होगी या नहीं करी होगी, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आज आपको उसके बारे में जरूर बताना चाहता हूं। और वो गलती क्या हुई कि मैंने जो अपनी रीपरचेज की जो इनकम है, वो मैंने अपनी जो आईडी है हर्ष बिल्ला,
मैंने वो 1 लाख रुपए की जो रीपर्चेज है, जिसके मैंने प्रोडक्ट खरीदे, वो मैंने अपनी आईडी हर्ष बिल्ला से ही कर ली, जिसका कि हुआ ये कि वो जो उसके ऊपर जो कमीशन बटनी चाहिए थी वो नहीं बटी। आप मेरा बात समझ रहे हैं? मैंने 1 लाख रुपए का रीपर्चेज करा, वो मैंने रीपर्चेज कर लिया अपनी आईडी से, हर्ष बिल्ला की आईडी से। अब हर्ष बिल्ला के ऊपर कितने लोग हैं? कंपनी है, तो वो पैसा जो उसके ऊपर बटना चाहिए था नहीं बटा। वो अब गलती क्या हो गई? वो ये हो गई कि अब मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं और मेरी बहुत सारी आईडी है। मैं अपनी उस आईडी से, जिसकी की मेरी वीकर के नीचे, सबसे नीचे जाकर वो व्यक्ति जो कि मेरे नेटवर्क में आज नया जुड़ा है, मैं उस आईडी से जाकर वो रीपर्चेज कर लूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए का रीपर्चेज करा, लेकिन मुझसे गलती ये हो गई कि वो 1 लाख रुपए का रीपर्चेज मेरी जो ऊपर आईडी है हर्ष बिल्ला, मैंने उसे कर लिया। उसको करने के पीछे ये हुआ कि उसमें जो पैसा बटना चाहिए था ऊपर, वो नहीं बटा। और अगर किसी के ऊपर पैसा नहीं भी बटता तो उसके ऊपर जो उसको बैलेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर वो मैंने 1 लाख रुपए की परचेजिंग करी तो उसके ऊपर लगभग मैं बात कर रहा हूं 1500 से 1700 बीवी का माल मैंने परचेज करा। वो 1500 से 1700 बीवी का माल जो मैंने परचेज करा वो मैंने हर्ष बिल्ला आईडी से कर लिया, जिसके ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। लेकिन अगर यही मैं नीचे जाता और अपने सबसे नीचे एक मेरा एसोसिएट, जिस जो कि कल ज्वाइन हुआ है, जो कि आज ज्वाइन हुआ है, मैं उसकी आईडी से जाकर मैं बिल टू तो कर देता उसका, अपने एसोसिएट का, और शिप टू मतलब कि जहां पर वो माल आना है वो मैं अपने घर का दे देता, तो मेरे पास माल भी पहुंच जाता और उस 1 लाख की जो बीवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सबको चला जाता। कोई उसके वीकर में होता तो उसका चेक बन जाता, और किसी के अगर वो स्ट्रॉन्गर में होता तो उसको उसका बैलेंस मिल जाता, यानी कि उसकी वो जो एक लेग है वो तो अपने आप ही चल जाता। दोस्तों, ये रीपर्चेज एक बहुत बड़ी इनकम है, ये रीपर्चेज एक बहुत बड़ा स्कोप है, ये रीपर्चेज एक ऐसी इनकम है कि अगर आपका जो बैटरी का चेक है वो अगर आपका अगर 50,000 रुपए का बन रहा है और साथ में ये रीपर्चेज में भी अगर आपका 50,000 रुपए का चेक बन जाता है तो आपका चेक बढ़ के 1 लाख रुपए का हो जाता है। बस उसके लिए एक ही वो है कि आप और मैं जब अपने पास इस चीज का स्टॉक रखेंगे तो हमारी ये रीपर्चेज डे बाय डे बढ़ेगी। दोस्तों, मैं अभी ये बात कर रहा था कि स्ट्रगल तो बहुत कर रहे हैं यहां से, लेकिन स्ट्रगल के साथ सेफ शॉप ने जो अचीवमेंट दी है ना, उसको जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं आज मेरे पास ऑडी कार है, लेकिन मैं वो दिन भी कभी नहीं भूलूंगा जब मैंने यहां से पहली बार मारुति कार खरीदी। जी हाँ दोस्तों, 2001 फरवरी में मैंने यहां से 1,30,000 रुपए की एक मारुति कार खरीदी थी। कारें तो उसके बाद बहुत सारी ले ली, मारुति से यहाँ पे स्कूटर पे आया था, मारुति भी ली, उसके बाद स्टीम भी ली, क्योंकि स्टीम का जमाना हुआ करता था। मुझे आज भी वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 जून मेरी बिटिया का, सान्या का, बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, उसका जन्म हुआ था, और 11 जून को मेरी और दीपक जी की डबल डायमंड की प्रमोशन थी। एक कहीं पर किसी के मुंह से सुना था कि वो बच्चे को घर लेकर आए थे, तो नई गाड़ी में लेकर आए थे। दोनों मौके बड़े शानदार थे, और क्योंकि हमारी डबल डायमंड की प्रमोशन भी होनी थी और मेरी बिटिया का भी जन्म हुआ था, तब मैंने वो होंडा सिटी खरीदी थी नहीं यहां से। वो दिन एक ऐसा दिन है कि मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। डबल डायमंड की प्रमोशन हुई थी, बिटिया हुई थी, और मैं उस बिटिया को नई कार पे घर जब लेकर आया था। अचीवमेंट की बात करूं तो उसके बाद कारों की तो कई सारी लाइन लगी है। मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा था घर की, 2 करोड़ रुपए का, जब जिस घर में मैं आज रहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने वो घर देखा हुआ है। 2 करोड़ रुपए का जब वो घर लिया था सेफ शॉप की इनकम से, आज सेफ शॉप की इनकम मैं बताता हूँ 30 करोड़ से ज्यादा की। 2 करोड़ का वो जो घर लिया था वो आज बढ़ के 15 करोड़ का हो चुका है। वो इनकम मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि मैंने सेफ शॉप में शुरू में इनकम करके मैंने बनाई थी, आज उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वो मेरी एक
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरी दुनिया घूम चुका हूं, पूरी दुनिया। ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो पाया है तो वो सेफ शॉप की वजह से हो पाया है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो पूरे हिंदुस्तान में इतना प्यार करने वाला, इतना सम्मान करने वाले जो मेरे दोस्त, मेरे साथी मिले हैं, जिसमें कि आप सब शामिल हैं, वो जो मेरे को मिले हैं, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, सेफ शॉप में, इवॉल्व इंडिया में जो अगर मैं बात करूं, इतना कुछ दिया, और इतना कुछ में मैं सब कुछ है आज मेरे पास। सोना चांदी भी है, गाड़ियां भी हैं, प्रॉपर्टी भी है, शेयर्स भी हैं, हर एक चीज है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा मैं कहूं लगाव, अगर वो किसी चीज से है तो वो नेटवर्क से है। और अगर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये नेटवर्क ही है। और इसको बनाकर, उनके साथ काम करके जो मजा आता है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़ा सा बता पाऊं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, कुछ एक नए कंसेप्ट के साथ। हमने शुरुआत करी थी स्लाइड्स के साथ में, और आज से वैसे ही दोबारा, जैसे हम बोर्ड के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी ट्रेनिंग्स को किया करते थे, वैसे ही आ गया हूँ। तो मैंने जो बात करी, वो बात करी मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। आप अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जो भी कहीं पर भी किसी भी लेवल पे पहुंचा है, वो अपने मुकद्दर से नहीं पहुंचा है, वो अपनी मेहनत से पहुंचा है, वो अपने स्ट्रगल से पहुंचा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि गाय दूध देती है क्या, तो मैं कहता हूं कि गाय दूध नहीं देती, गाय में से दूध निकालना पड़ता है। नेटवर्क बनता नहीं है, नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क अपने खून और पसीने से बनाना पड़ता है। मैंने आपको तीसरी चीज बताई कि हमारे साथ में अभी तक बहुत सारे हमारे भाई और बहन ऐसे हैं जो रीपर्चेज वाली उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज के बाद, इस मीटिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, इस रीपर्चेज वाली इनकम के ऊपर भी हम सारे काम करेंगे। दोस्तों, मैं इसी बातों के साथ आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।